वेलकम टू जोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम फिज़िक्स में साउंड चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसे प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है। आपको बताना है जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक किस में होती है, इस्पात, जल, वायु या निर्वात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जल में होती है और उसके बाद वायु में होती है और निर्वात में सबसे कम होती है। यहाँ पे जो ध्वनि की चाल है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एकॉस्टिक विज्ञान किस से संबंधित है। आपको बताना है कि जो एकॉस्टिक विज्ञान है वो किस से संबंधित हैगा। तो प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित या धातु से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। आपको बताना है नहीं कर सकती हैं। प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, गामा तरंगे या अल्फा तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे। मैंने भी आपको बताया ही था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में शून्य होती हैं, उनकी जो गति होती है वो शून्य होती है और ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से संचरण कर सकती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये द्रव्य, गैस और प्लाज्मा में अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह संचरण करती हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो ध्वनि तरंगे हैं ये ठोस में अनुप्रस्थ तरंगों की तरह संचरण करती हैं और प्रकाश तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है, गामा और अल्फा तरंगे ये दोनों चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वायु में ध्वनि की चाल है। आपको बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड, 1483 मीटर प्रति सेकंड, 5130 मीटर प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ये जो आंसर है ये बुक में दिया गया है और गूगल पे मैंने देखा था तो इसका जो आंसर है वो कहीं कहीं दिया गया है 343 मीटर प्रति सेकंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका अगर दोनों आंसर दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर आपको चुनना है वो होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यही इसका ठीक आंसर होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 1483 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि की द्रव्य में चाल होती है। द्रव्य में, द्रव्य जैसे जल हो गया, पेट्रोल हो गया आदि में ध्वनि की चाल होती है। और यहाँ पे जो यहाँ दिया गया है 5130 मीटर प्रति सेकंड, ये ठोस में ध्वनि की चाल होती है। ठोस में भी कहाँ, लोहे में, आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 5 है, कहता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है फोन, पीएच, डेसिबल, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेसिबल। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। जो यहाँ पे पीएच मान है ये पदार्थ की क्षारीय और अम्लीयता को दर्शाता है। हर्ट्ज जो यहाँ पे दिया गया है, हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। अभी मैंने बताया था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो द्रव्य, गैस और प्लाज्मा में अनुदैर्ध्य होती हैं और ठोस में अनुप्रस्थ होती हैं। ये आपको याद रखना है। ज़्यादा अधिकतर जो देखा गया है वो अनुदैर्ध्य ही
ध्वनि तरंगे होती हैं। द्रव्य, गैस, प्लाज्मा आदि में अनुप्रस्थ ना होकर वो अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य। अगर यहाँ पे ठोस होता, ध्वनि तरंगे ठोस में होती हैं, तब आपका आंसर हो जाता अनुप्रस्थ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सभी जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। आगे हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या डिफरेंस होता है। आप देखेंगे जैसे कि फिगर में एक बार दिखाया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे चलती हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो तरंगे हैं वो स्प्रिंग की तरह चलती हैं, कभी बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। आप ध्यान से देखिए। अनुदैर्ध्य तरंगों को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे मैं आपको दिखाता हूँ अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे ट्रांसवर्सल वेव्स भी कहते हैं। ये किस प्रकार से चलती है। आपने पानी की लहरों को देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार की चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये गिटार में भी कुछ इसी तरह से जो तरंगे वो चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंफ्रासोनिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं। ये हाथी, व्हेल आदि के द्वारा सुनी जा सकती हैं। मनुष्य इनको सुन नहीं सकते। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये मानव के द्वारा सुनी जा सकती। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे दिया गया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे, इनको पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से जानी जाती है। जो ये तरंगे होती हैं ये बैट यानी चमगादड़ के द्वारा निकाली जाती है, वो इसको प्रोड्यूस करता है। और ये जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ये कुत्ते, बिल्ली और बंदरों के द्वारा सुनी जा सकती हैं। इनको भी मानव नहीं सुन सकता और इनका जो प्रयोग है वो अल्ट्रासाउंड मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आपको बताना है कि जो स्रोत है और परावर्तक तल, मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक दीवार है और यहाँ पर एक ध्वनि स्रोत के रूप में मैंने एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब ये यहाँ से चिल्लाता है और उसकी जो ध्वनि है वो टकरा कर वापस आती है। तो आपको बताना है कि इसके और इस मनुष्य के और दीवार के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तब ये प्रतिध्वनि इसको वापस आएगी और सुनाई देगी। जैसे प्रतिध्वनि का जो इंग्लिश होती है वो एको होती है, एको यानी प्रतिध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16.6 मीटर। कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं इसके पहले आपको स्टेथोस्कोप दिखाना चाहता हूँ कि स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार का होता है जो आपने डॉक्टरों के पास देख। तो आप बताइए कि स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परावर्तन। परावर्तन पर इस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। दिया गया है कि कौन सी तरंगें शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ध्वनि तरंगें शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाता है तो ध्वनि की तरंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौगुनी, दोगुनी, आधी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दाब को कम करें या बढ़ाएं, लेकिन ध्वनि पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब की वजह से। आगे बढ़ते हैं। तापमान के बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। तापमान के बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल है वो भी बढ़ती है। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, उड़ते हुए वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है कि उड़ते हुए वायुयान का जो वेग है वो ज्ञात किया जाता है किस प्रकार से, ध्वनि के अपवर्तन के द्वारा, ध्वनि के अनुनाद के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अब डॉपलर प्रभाव क्या है, एक बार डॉपलर प्रभाव को देखते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि डॉपलर एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने बताया कि कोई भी ध्वनि स्रोत, ये जैसे ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत ऑब्जर्वर के पास जाएगा। यहाँ पे इस लड़के को हम ऑब्जर्वर मानते हैं, ऑब्जर्वर इसको हम फिजिक्स में कहेंगे, ये भी एक ऑब्जर्वर है। तो जो ध्वनि स्रोत है वो ऑब्जर्वर के पास जब भी जाएगा तो इसकी जो आवाज़ है वो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर वो उससे दूर जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एम्बुलेंस इससे दूर जा रही है, ऑब्जर्वर से ध्वनि स्रोत दूर जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो आवाज़ है वो धीरे हो रही है, धीरे होते होते उसकी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसी को ही डॉपलर इफ़ेक्ट या डॉपलर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इनमें से सबसे अधिक तारत्व किसका है, मच्छर के भिनभिनाने का, ऑप्शन बी है हाथी के चिघाड़ का, शेर की दहाड़ का या ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मच्छर के भिनभिनाने का। मच्छर के भिनभिनाने का इसमें सबसे अधिक तारत्व है। तारत्व क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊं। तारत्व को इंग्लिश में पिच कहते हैं, PITCH। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जितनी भी पतली आवाज़ें होंगी, पतली आवाज़ों का तारत्व हमेशा अधिक होगा और जितनी भी मोटी आवाज़ें होंगी उनका तारत्व कम होगा। जैसे मच्छर के भिनभिनाने का आवाज़, महिलाओं की आवाज़ होती है वो, उसके बाद पक्षियों की आवाज़, सीटी बजाने, सीटी की जो आवाज़ होती है वो, ये सब इसका जो तारत्व होता है वो अधिक होता है। और मनुष्यों की जो आवाज़ होती है, मनुष्यों में आदमियों की आवाज़, उसकी जो पिच की तीव्रता, पिच जो होता है वो बहुत कम होता है।
आगे बढ़ते हैं, मैं और आपको दिखाना चाहूँ फिगर के माध्यम से एक बार कि कैसे। देखिए आप, यहाँ पे निम्न तारत्व की बात की गई है। इस डायग्राम में निम्न तारत्व क्या होता है? जिसका निम्न तारत्व होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कुछ इस प्रकार का डायग्राम उसका बनेगा। जैसे आदमियों की आवाज़, ढोल या ड्रम की आवाज़, जितनी भी मोटी आवाज़ होती हैं उनका तारत्व निम्न होता है, और जो उच्च तारत्व होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि लड़कियों की आवाज़ और सीटी की आवाज़, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, ये सब उच्च तारत्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरेश और रमेश की आवाज़ समान है, फिर भी हम इनमें अंतर कैसे कर पाते हैं? ऑप्शन ए है प्रवस्थान के कारण, गुणवत्ता के कारण, प्रबलता के कारण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता के कारण। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज़ोरिया एकेडमी पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी थी।